घमंडी बहू लाई गरीब ससुराल में एसी। रमन एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से था जो कि एमएनसी कंपनी में काम करता था। उस कंपनी के मालिक की बेटी किंजल बहुत घमंडी थी। घमंडी की कोई लड़की उससे ज्यादा खूबसूरत बनकर कंपनी में आती थी तो वो उसे निकाल दिया करती थी। फिर वो रमन को उससे शादी करने की इच्छा जताती है, ये जानने के बाद भी कि उसे एक गरीब ससुराल में रहना होगा। तभी दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। रमन किंजल के घमंडी बर्ताव से रूबरू नहीं था। आखिर कैसे अमीर किंजल अपने गरीब ससुराल में रह पाएगी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सरोज के गृह प्रवेश करने के बाद जब किंजल घर में आती है तो कहती है, ओह गॉड, उफ, रमन कितनी गर्मी है, मैं तो ऐसे गरीब ससुराल में नहीं रह सकती। यू नो ना, मुझे एसी की आदत है। हाँ, लेकिन मेरे घर में एसी नहीं है, ऐसे ही रहना होगा। मैं अगले महीने में एसी ले लूंगा। ओफो रमन, ये तुम कैसी बातें करते हो? मैं 1 महीने तक बिना एसी के कैसे रहूंगी? कहीं मेरी स्किन डल हो गई तो? अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना आपकी प्यारी ननद, आपके ऐसी हवा कर दूंगी। अरे वाह, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। नंद जी, ऐसे ही मेरी हवा करती रहो, 1 मिनट में डैड को कॉल करती हूँ। किंजल अपने अमीर बाप को एक कॉल करके दहेज के सामान में एसी मंगवा लेती है। कुछ ही देर में वह एसी उसके कमरे में लग जाता है जहां उसके सभी ससुराल वाले मौजूद थे। अरे वाह, अब कितना सुकून मिल रहा है एसी की ठंडी ठंडी हवा से। अरे वाह भाभी, मजा आ गया। अब तो मैं दोपहर में आपके कमरे में रहा करूंगी जब आप खाना बना रही होंगी। आहा, बड़ी चालाक हो तुम। मेरे कमरे में आकर मेरे ही एसी की हवा खाओगी, वो भी जब मैं पसीने में खाना बना रही हूँ। सुन रहे हैं आप रमन? अरे भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ किंजल, ऐसे ही परेशान हो रही हो। मैंने तो पहली बार एसी को देखा है और उसकी ठंडी हवा भी ऐसे लग रही है जैसे हम कश्मीर में हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा सरोज तुमने। अगर हम एसी में सोएंगे तो कंबल लेना ही पड़ेगा। मेरे ससुराल का पहला दिन है और रमन के सामने मैं बुरा नहीं बन सकती, वरना इन गरीब ससुराल वालों को तो मैं अभी लाइन पर ले आती। हाँ माँ जी, पापा जी, कश्मीर जैसा तो लगता है। बहू, बुरा न मानो तो कभी कभी हम भी तुम्हारे एसी में आकर कुछ देर बैठ सकते हैं। हाँ हाँ पापा जी, बिल्कुल। सच में किंजल, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें अपनी बीवी पाकर। बस रमन के मन में मेरी अच्छी छवि ऐसे ही बनी रहे। उनके पीछे तो मैं एक एक करके सबको लाइन पर ले आऊंगी। अब तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लहंगा भी बहुत भारी है। अरे हाँ, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, बहू के कमरे में आ गए। चलो अब दोनों को आराम करने दो, नए जोड़े को भी तो समय मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ माँ। ये कहते ही सब उनके रूम से चले जाते हैं। ससुराल में 2-4 दिन किंजल अच्छे से बर्ताव करती है, लेकिन अगले दिन अपने पति के जाने के बाद वह एटीट्यूड में आकर कहती है, ओहो माँ जी, सुबह के 10 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाकर खिला दीजिए। बहू, तू ये क्या बोल रही है? रोज की तरह खाना तू बनाएगी ना अब? और अभी तूने रमन के लिए नाश्ता बनाया तो था। मैंने बस उनके लिए नाश्ता बनाया था। मैं अपने अमीर बाप की इकलौती लड़की हूँ। मैं यहाँ पर नौकरानी का काम करने के लिए नहीं आई हूँ। अब से सारा खाना आप बनाएंगे, समझ आई बात? भाभी, आप ये माँ से किस तरह से बात कर रही हैं? चुप करो तुम। बड़ा बोल रही थी कि मेरे एसी में बैठना है। जाकर घर की साफ सफाई करो। और खबरदार, अगर आप में से किसी ने भी रमन के सामने अपना मुंह खोला, खड़े खड़े मुझे घूर क्या रहे हैं, जाइए। नहीं नहीं बहू, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। घमंडी बहू की बात सुनकर सरोज रसोई में जाकर खाना बनाती है और उसे खिलाती है, जिसमें किंजल नुक्स निकाल कर खाना फेंक देती है। ये बात सरोज को बहुत बुरी लगती है। कैसा खाना बनाया है ये बकवास खाना खाऊंगी। ये बोलते ही किंजल अपनी सास का हाथ मरोड़ देती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं अच्छे से बनाऊंगी खाना अब। भाभी, माँ को छोड़िए, आगे से फिर कभी मुझसे जुबान मत लड़ाना। इस तरह किंजल सरोज और रूपा पर बहुत अत्याचार करती है। उनसे घर के सारे काम करवाती है, बदले में वो खुद एसी में रहा करती थी। वक्त बीतता है। एक शाम डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे तो रमन कहता है, वैसे मम्मी पापा, रूपा, आप सबको एसी में बैठकर मजा तो बहुत आता है ना? हाँ हाँ बेटा, दोपहर को मैं और रूपा बहू के कमरे में सोते हैं, एसी में बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ भैया, सच में भाभी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी बहू है किंजल बिटिया।
बस बस माँ जी पापा जी मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए, आखिर ये एसी तो सबका ही है। सच में किंजल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे घर को संभाल लिया। जी रमन। इस तरह किंजल रमन को बेवकूफ बनाकर रखती है और घर वालों से घर का सारा काम करवाती है। बेचारे रमन के माता पिता गर्मी में पसीने में लथपथ काम करते हैं और वो हमेशा आराम फरमाती है। फिर एक दिन उसका ससुर ये सब जानने के बाद भी डर कर बोलता है, वो बहू तूने उस दिन बोला था कि तू एसी वाले कमरे में थोड़ी देर बैठने देगी, तो मैं जाऊंगा। मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा आपको गर्मी लग रही है, चलिए मैं आपको एसी वाले रूम में बैठा देती हूँ। मैंने अभी एसी चलाया था तो बंद कर दिया है, लेकिन कमरा ठंडा है, आप दरवाजा मत खोलना वहाँ का बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। तभी भोले ससुर को किंजल बंद एसी में सारी खिड़की के साथ बंद कर देती है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसका दम घुटने लगता है और पसीने आता है। ये क्या हो रहा है? सांस नहीं ली जा रही, एसी चलाना भी नहीं आता। एसी की ठंडक तो कमरे में है ही नहीं। बहू दरवाजा खोल, अरे मेरा दम घुट रहा है। गोपाल दरवाजे पर खटखटाता रहता है, लेकिन किंजल को उस पर दया नहीं आती और जब आधे घंटे बाद दरवाजा खोलती है जहाँ गोपाल बेहोश होता है, ये देखकर रूपा और सरोज घबरा जाते हैं। अरे बहू, तेरे ससुर जी को क्या हो गया है? तूने क्या किया इनके साथ? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चल। माँ, लगता है बंद कमरे की घुटन से पिताजी बेहोश हो गए। भाभी, आपको पिताजी के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप हम पर अत्याचार कर रही हैं, इतना काफी नहीं है। बड़ा बोल रहे थे। बहू, मुझे एसी में बिठा दे, गर्मी लग रही है। निकाल दी ना मैंने इनकी सारी गर्मी। बहू, मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ, जल्दी से डॉक्टर को बुला। तभी सास की बात को सुनकर वो डॉक्टर को बुलाती है, जहाँ डॉक्टर गोपाल का चेकअप करता है। ये बात रमन को पता चलती है तो वो भागता हुआ घर आता है और कहता है, माँ, रूपा, किंजल, पिताजी की तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? बेटा, वो बंद कमरे में बेहोश हो गए थे। नहीं माँ, और कितना झूठ बोलेंगे हम। भैया, ये पूरा सच नहीं है। मुझे लगा भाभी सुधर जाएंगी, लेकिन वो हम पर बेफजूल में अत्याचार करने लग गई। उन्होंने पापा को बंद एसी के कमरे में बंद कर दिया। घुटन की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है कि अभी उन्हें ऑक्सीजन लग रहा है। क्या? पर क्यों? किंजल, तुमने ऐसा क्या किया है? अब वो उसकी लड़खड़ाती जुबान से रमन समझ जाता है और एक जोर का थप्पड़ किंजल को चढ़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान जैसे माता पिता के साथ ये सब करने की? बहुत भरोसे के साथ मैंने तुमसे शादी की थी, क्यों किया तुमने ऐसा? घमंड? हाँ, घमंड के कारण मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारे गरीब माँ बाप को अपने एसी वाले कमरे में क्यों आने देती भला? जैसे ही एसी आया, नहीं कि सब गुड़ मक्खी की तरह वहीं चिपक गए थे। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने शरीफ बनने का नाटक किया है, जो कि मैं हूँ नहीं। छी, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा, न तुम्हारे एसी को। चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं रमन, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। माँ जी, पापा जी, दीदी, आप सब माफ कर दीजिए। बोलिए इन्हें। हाँ बेटा, माफ कर दे। देखा, माँ के साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी माँ और सिर्फ माँ के कहने पर मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। शुक्रिया रमन, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से किंजल अपने घमंड को छोड़कर अपने ससुराल की गृहस्थी में ध्यान देती है, घर का सारा काम करती है और अपने माता पिता के कमरे में भी एसी लगवा लेता है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीतल एक गरीब लड़की थी। वो घर में अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। माँ, मुझसे कोई काम है क्या? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कुछ देर के लिए कपड़े सिल लेती हूँ। कपड़े? मेरी बच्ची, तूने कल इतने सारे कपड़े सिल लिए थे कि तेरी बाजू भी सूज गई थी। अब तो कुछ दिन सिलाई का काम मत करना। नहीं माँ, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर में पैसे की किल्लत हो जाएगी। मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सिलाई करना नहीं छोड़ूंगी। अरे, और माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी बाजू में अब दर्द नहीं हो रहा है। शीतल बेचारी इसी तरह से सिलाई का काम करके अपने बाबा को पैसे से सहारा देती थी, लेकिन अब बस कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। मेरी बच्ची, तू हमारे बारे में कितना सोचती है। मैं जानती हूँ तेरी बाजू अभी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन तू बस हमारे लिए ही ये काम कर रही है ना। शीतल अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है। आप और बाबा ही मेरा सब कुछ हो, और अगर मैं आपके लिए ही नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? तभी शीतल के पिता आ गए। अरे बेटा,
अरे तू फिर से ये क्या करने लगी? कुछ नहीं बाबा, बस ये थोड़े से कपड़े सिल रही हूँ। तुझे मैंने मना किया था ना कि अब कुछ दिन ये सब सिलाई वगैरह मत कर। फिर भी। वो बाबा। चल अब ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, चल जल्दी से इसे खा ले वरना पूरी पिघल जाएगी। आइसक्रीम? पूरा परिवार एक साथ एक ही कमरे में बैठकर मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। मेरी बच्ची आज हमारे साथ है, कल को पराये घर चली जाएगी। बाबा सही कहा आपने। वैसे हमारी बेटी से शादी करने वाला लड़का भी खुशनसीब है कि उसे इतनी प्यारी जीवन साथी मिलने वाली है। आप लोग बस भी कीजिए वरना मैं रो दूंगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? अभी तक तूने हमारी दुनिया सजाई है, लेकिन अब तुझे अपनी एक अलग दुनिया बसानी है। इसी तरह से देखते ही देखते दिन बीत गए और शीतल की शादी कल्याणी के बेटे आलोक से हो गई। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से हुई और शीतल अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन, अरे कहाँ हो विवान जी, दरवाजा खोलो। घर में कोई भी नहीं था सिवाय शीतल के। ना जाने कौन है। शीतल ने जाकर दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर दो आदमी खड़े हुए दिखाई दिए। जी आप कौन? तुम्हारा पति और विवान जी कहाँ हैं? वो लोग तो यहाँ नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए मैं उन्हें बता दूंगी। देखो मैडम, अभी तो हम लोग तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ज्यादा मत आजमाओ। विवान जी को बोल देना कि शादी के समय उन्होंने जो हमसे उधार लिए थे ना, उन्हें चुका दे, वरना हमें दूसरे तरीके से वसूलना भी आता है। जी। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर शीतल सब कुछ समझ जाती है। हे भगवान, लगता है कि शादी के समय बाबा और आलोक जी ने पैसे उधार लिए थे, लेकिन पता नहीं कि आलोक जी और ससुर जी इन पैसों को कैसे चुकाएंगे। जो भी हो, पहले आलोक जी के आने का इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में शीतल की सास और ननद घर आ जाती हैं और शीतल उन्हें पूरी बात बता देती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे हम अचानक कैसे उतारेंगे? अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। अपने ससुराल वालों को इतना परेशान देखकर शीतल को कुछ आइडिया आता है। माँ, जरूरी तो नहीं है ना कि वो पैसे बाबा या आलोक जी ही उतारे। वो पैसे मेरे ब्याह में उठे हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उन्हें चुकाने में थोड़ी मदद करूं। लेकिन बहू, इन मामले में तू क्या कर सकती है? वही जो मैं शादी के पहले किया करती थी। मैं टेलरिंग करूंगी माँ जी। तभी शीतल की ननद बोलती है, सच भाभी, आपको कपड़े सिलने आते हैं? हाँ बिल्कुल। देख बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपने परिवार का सहारा लगाने के लिए इतना सोच रही है, लेकिन मेरी तरफ से तुझ पर कोई दबाव नहीं है। अगर तू अपनी इच्छा से इस काम को करना चाहती है तो तू कर, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इस घर की बहू होने के नाते तुझे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। जी माँ। फिर क्या था, शीतल ने वहीं घर में ही फिर से अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो एक छोटी सी हाथ की सिलाई मशीन पर ही नए नए डिजाइन के कपड़े सिलने लगी। वाह शीतल, अब तक कहाँ छुपी बैठी थी? आपको ये ब्लाउज पसंद आया? बहुत ज्यादा। शीतल का काम इसी तरह से बहुत अच्छा चल रहा था। जो भी ग्राहक उससे कपड़े सिलवाता वो उसका फैन हो जाता था। वाह, आपने तो ये ड्रेस बिल्कुल सेम सिल दी, थैंक यू। शीतल का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहक कम हो गए थे। तारा, क्या बात है कि मेरे ग्राहक टूटते जा रहे हैं? भाभी, मुझे तो ये सारी गर्मी की बात लगती है, क्योंकि अब तो सभी जगह पर एसी की सुविधा होती है, तो सभी लोग वही भागते हैं। ऐसा क्या? तो क्या मुझे भी अपने इस छोटे से सेंटर में एसी लगवा देना चाहिए? आइडिया अच्छा है, आपको यही करना चाहिए। लेकिन अभी तो हमारे सर पर से इस कर्जे का भी बोझ नहीं उतरा है। एसी वगैरह तो बात की बात है भाभी, अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो कर्जा भी नहीं उतरेगा, और ग्राहक जब तक नहीं आएंगे, जब तक अच्छी फैसिलिटी हमारे पास ना हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप अगर मेरी मानो तो पहले एक एसी लगवा लो, उसके बाद देखना कि कैसे एसी की हवा पूरे गांव में फैलती है। और आप अपने चार्ज के साथ एसी का भी चार्ज लगाना, जिससे कि आपको भी घाटा ना हो। अपनी ननद की बात शीतल को समझ में आ गई और उसने ऐसा ही किया। उसने लोन पर एक एसी लिया और उसे अपने छोटे से सेंटर में लगवा दिया। हे भगवान, बस नए एसी को मेरी कामयाबी का जरिया बना देना। एसी लगवाने के बाद शीतल के ग्राहक और भी दुगने हो गए। वाह शीतल बहना, तुम्हारे जैसी सिलाई इस पूरे गांव में कोई नहीं करता है, शुक्रिया। इसी तरह से देखते ही देखते दिन बीतते गए और शीतल का सेंटर भी चल गया। अब उसकी टेलरिंग दूर दूर तक मशहूर थी और लोग दूर दूर से भी उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। आखिरकार मैंने अपने परिवार के ऊपर से ये पैसे का कर्जा भी उतार ही दिया।
जहाँ इतनी समझदार बहू हो उस घर में किसी भी बात की चिंता नहीं हो सकती। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी एक लड़की बड़ी गाड़ी से निकली और शीतल के पास आई। क्या कपड़े सिलने वाली आप ही हो? जी, मुझे ये लहंगा सिलवाना है। जी हाँ, वहाँ चलिए और आराम से बताइए। जी, वाह, यहाँ तो एसी भी है। वो लड़की शीतल को समझाने लगी कि उसे कैसा लहंगा चाहिए। वहीं दूर खड़ी शीतल की सास ये सारा मंजर देख रही थी। भगवान मेरे सभी बच्चों को ऐसे ही खुश और कामयाब रखना। कल्याणी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब उनके घर के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे और सभी बेफिक्री से खुशी खुशी रहने लगते हैं।